हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा अंतिम पक्ष सीरीज। अंतिम पक्ष सीरीज में आपको टॉपिक दिया जाता है, आपको आंसर लिखना रहता है। आंसर का ऑडियो रिव्यू आपको मिलता है और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में आने के चांसेस, क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, और आप देखिएगा कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, बहुत सारे डायमेंशंस, थीम्स ऐसे रहेंगे जो हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक से मिलेंगे। रीजन बीइंग कि ये जो बुक हमने तैयार किया, लेट मी शो यू दिस बुक जिसमें स्टडी फंडा की पूरी टीम ने मिलकर मेहनत किया है। ये बुक तैयार करने में इसमें जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, साल भर के इंपॉर्टेंट कंटेंट याद कर करके क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, कहाँ तक यूपीएससी पूछ सकता है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। अलॉन्ग विद दैट हमारे टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बाकी जितने भी कन्वेंशनल आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे वहां पे आपको उस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रेज किया ताकि आपकी तैयारी थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर हो। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर जब भी कोई भी स्टूडेंट सीएपीएफ का टेस्ट सीरीज लगाता था तो वहां पे उसे क्वेश्चंस बहुत सारे ही बेसिक से क्वेश्चंस मिलते थे जिसपे उसे ऐसे ये सब लिखना पड़ता था। रिजल्ट ये हुआ कि जब वही स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में बैठे और यूपीएससी ने हल्का सा पैटर्न चेंज किया, यूपीएससी ने हल्का सा क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया, थोड़ा सा सीएससी वाले एंगल में लाया, बहुत सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए थे। तो हमारा चाहे वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का लिस्ट हो, चाहे वो सीरीज हो, हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके हम टॉपिक डायनेमिक लाए, इस तरह के टॉपिक लाए कि आप हमसे आगे फिर बोलो कि मैम सर यूपीएससी आपसे इजी क्वेश्चन बनाता है, यूपीएससी आपसे ज्यादा इजी क्वेश्चन बनाता है या टॉपिक देता है। ठीक है, तो ये हमारी साइड से एफर्ट है। आपके साइड से आप क्या कर सकते हो कि आप अंतिम पक्ष सीरीज में जुड़े, आप डेली आंसर लिख रहे हो, कंसिस्टेंसी बना के डेली आंसर लिख रहे हो। वो डेली आंसर पे हमारे इवैल्यूएटर जो भी आपको इनसाइट्स दे रहे, जो भी वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, आप उन पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, आप अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी जो भी चीजें आपको बताई जा रही है कि डू दिस डू दैट, समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी बता रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मार्क्स लाया हुआ है, तब वो इंसान बता रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में आप काम कीजिए। और पेपर 2 में जितना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना कीजिए। पेपर 1 में जब भी मैं बात करूं 110, 120 से नीचे टारगेट करना बहुत ही ज्यादा बेकार है। ठीक है, 120, 110 उसमें आपको उतना स्कोर करना ही पड़ेगा। पेपर 2 के बारे में अगर बात करूं, ठीक है 60, 70, 80 आ रहे हैं, लेकिन जितना पेपर 2 में मार्क्स मैक्सिमम रहेगा ना, उतना ज्यादा आपका एज रहेगा, उतना ज्यादा आप एक बेटर मार्क्स ला सकते हो। समझ में आया? तो इसलिए जितना हम एम्फेसिस डाल रहे हैं पेपर 2 में, मी एज एन इवैल्यूएटर, अदर्स एज एन इवैल्यूएटर जो एम्फेसिस डाल रहे हैं, आई होप कि आप लोग उससे 10 गुना ज्यादा एम्फेसिस डाल रहे होगे पेपर 2 में। अल्टीमेटली करियर आपका है। अंतिम पक्ष सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग एक एस्से का टॉपिक डिसाइड करेंगे। आज का हमारा डे 11 का टॉपिक है। ठीक है, एस्से में जब भी हम लोग बात करते हैं तो एस्से में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, मैम एस्से स्टार्ट कैसे करें, मैम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, मैम अलग अलग पैराग्राफ में किस तरह से अलग अलग डायमेंशंस को कवर करें। ये बहुत सारे क्वेश्चन, जब भी मैं फुल लेंथ टेस्ट जब भी मैं इवैल्यूएट करती हूँ, हर बार एटलीस्ट 5-6 बंदे ऐसे आ रहे हैं। अगर 50 स्टूडेंट्स है तो उसमें 7-8 बंदे ऐसे आ रहे हैं जिन्हें मुझे फिर से समझाना पड़ रहा है कि हाउ यू कैन स्टार्ट 10 ऐसे, या फिर हाउ यू कैन राइट अ प्रॉपर ऐसे कवरिंग मल्टीपल डायमेंशन रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, देखो ये जो ट्रिक है, ये जो अप्रोच है, मैं आपको फिर से इस ऐसे में बताऊंगी। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा और आप एक प्रॉपर ऐसे लिख पाओगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। नाउ यहां पे अगर हम देखें इवैल्यूएटिंग द नीड, पहला कीवर्ड है नीड, दूसरा है स्कोप, तीसरा है हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और चौथा है हमारा इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 4 हमारे कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए, नीड, स्कोप, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इंडियन डेमोक्रेसी। अब क्या होगा कि आपके एस्से के मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल डायमेंशंस पैराग्राफ में ये कीवर्ड्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने चाहिए और एक दूसरे से कनेक्ट होकर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अच्छा, इससे इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन कभी कोट से लिखिए, एनेक्डोट से लिखिए, रिसेंट इवेंट से लिखिए, जैसे भी लिखिए। मैं क्या करूंगी कि अगर मुझे कुछ भी चीज नहीं आ रही तो मैं क्या करूंगी कि मैं कीवर्ड्स के बीच में एक चेन जैसा बनाऊंगी। ठीक है, और वैसे मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप हमारा होगा कि आप कोई भी अम्ब्रेला कीवर्ड डिटरमाइन कीजिए।
ठीक है। सेकेंड स्टेप विल बी कि आप कोई भी अम्ब्रेला कीवर्ड डिटरमाइन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिसाइड कि मेरे एस्से का अम्ब्रेला कीवर्ड इंडियन डेमोक्रेसी होगा, तो मैं इंडियन डेमोक्रेसी से स्टार्ट करूंगी। और उसके लिए मैंने एक टर्म यूज किया इलेक्शन, थोड़ा सा इलेक्टोरल रिफॉर्म इलेक्शन को चेंज करके किया कि इलेक्शन जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है। और मैंने एम्फेसाइज किया, इंडियन डेमोक्रेसी पे भी मैं एम्फेसाइज कर सकती थी, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में मैंने इलेक्शन से एम्फेसाइज किया है कि एक्टिंग एज अ मीडियम थ्रू विच द विल ऑफ द पीपल इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो मैंने डेमोक्रेसी को डायरेक्टली किससे लिंक किया, इलेक्शन से लिंक किया। अब मैं इसी को बात करूंगी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स या फिर नीड से। देखो कैसे ओवर द इयर्स इंडिया जो है वो कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, ठीक है, लेकिन न्यू चैलेंजेस, चाहे वो ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग हो गया, क्रिमिनलाइजेशन हो गया, इसके वजह से हमें क्रैक देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और इलेक्शन कमीशन का एडवाइजरीज जो आया उससे ये पता चलता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में फिर से एम्फेसिस करना पड़ेगा। और अभी फिर से मेकिंग इट एसेंशियल टू इवैल्यूएट द नीड एंड स्कोप इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट। मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हमें एम्फेसिस करना पड़ेगा और इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्या है या फिर इसका स्कोप क्या है, इसका एम्बिट क्या है, कहां तक हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मैंने इलेक्शन, एक टॉप वर्ड उठाया इलेक्शन, उसको अपने अम्ब्रेला कीवर्ड से कनेक्ट किया, किससे, डेमोक्रेसी से। उसके बाद मैंने ब्रीफिंग दी चैलेंजेस ये सब के बारे में, और उसको फिर मैंने बाकी जो दोनों मेरे कीवर्ड थे नीड एंड स्कोप, इन सब से क्या किया, कनेक्ट किया। और इस तरह से एक प्रॉपर एसे लिखने की मैंने कोशिश की, प्रॉपर एसे का इंट्रोडक्शन लिखने का कोशिश किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जब मुझे लिखना है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं कौन सा डायमेंशन कवर करूं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नीड है। बेटर होगा कि हम पहला पैराग्राफ जो है वो नीड को डेडिकेट करें। आफ्टर इंट्रोडक्शन जो हमारा पहला पैराग्राफ होगा उसमें हमने अपना पहला कीवर्ड को हमें पूरा क्या करना है, डिटेल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। क्यों आ रहा है, ग्रोइंग मिसमैच हो रहा है डेमोक्रेटिक आइडियल्स और ग्राउंड रियलिटीज। हम चाहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वैसा नहीं हो रहा है। हम चाहते थे कि रिलीजन ये सब का यूज नहीं किया जाए इलेक्शन में, वैसा नहीं हो रहा है। तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स के अगेंस्ट हमारी असलियत है और इसलिए हमें जरूरत है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने बाकी नीड बताया, जैसे पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो मनी इंटेंसिव हो गई है। मैंने यहाँ पे एक डेटा डाला है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में 1 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ, ये मैंने एक डेटा डाल दिया है। अच्छा, डेटा बहुत बार आपको याद नहीं रहता है। जब भी मैं मॉडल आंसर डिस्कस कर रही हूँ ना, जब भी चाहे अंतिम पग में चाहे फुल लेंथ में, अगर मैं मॉडल आंसर में कोई कंटेंट डिस्कस कर रही हूँ, आई होप कि आपको एटलीस्ट वो डेटा याद होगा। और अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में 1 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ, ये तो बहुत ही बेसिक सा डेटा है ना, बहुत ही सिंपल सा डेटा। आई होप आप ये मेमोराइज कर लो। ठीक है, अब नीड जब मैंने लिखा है तो नीड कुछ इश्यूज के वजह से आएंगे, तो मैंने वहां पे पेड न्यूज, वोटर इंड्यूसमेंट, अनरेगुलेटेड डिजिटल कैंपेनिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, ये सब मैंने नहीं, इसके वजह से भी नीड है रिफॉर्म्स का, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है, उसके बाद ये इनएडिक्वेट इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये भी मैंने लिख दिया कि इन सब की वजह से भी नीड हो रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो नीड वाला डायमेंशन था उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स डाल के मैंने मेंशन कर दिया। एक और चीज आप लोग ध्यान में दोगे कि यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स को सिर्फ कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ है। मैंने किसी भी पॉइंट पे ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ओवर एम्फसाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉमा कॉमा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मैंने पॉइंट्स को, जो मल्टीपल रीजंस थे, जो मल्टीपल कॉजेज थे फॉर द नीड, मैंने उसको कंसाइजली एक पैराग्राफ में कंसाइज कर दिया। आपको भी आपके आंसर में यही करना है, क्योंकि आप ओवर एम्फेसिस नहीं कर सकते हो, आपके पास उतना वर्ड लिमिट नहीं है। आपको 300 वर्ड में एक ऐसे में मल्टीपल डायमेंशन, आप नीड पे फोकस करोगे, आप चैलेंजेस पे फोकस करोगे, आप स्कोप पे फोकस करोगे, स्कोप यानी कि कहाँ काम चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन का पार्ट है, कंक्लूजन का पार्ट है और 300 वर्ड का लिमिट है। तो हम क्या करेंगे कि कॉमा दे दे के हम सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। नेक्स्ट, जब हमने नीट के बारे में बात की, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस पे हम थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम स्कोप, और स्कोप हमारा यहाँ पे काम करेगा कैसा, वे फॉरवर्ड के जैसा, यानी कि हम फ्यूचर में क्या क्या चेंज ला सकते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्कोप, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, तो की चैलेंजेस में सबसे पहले हमने लिखा पॉलिटिकल फंडिंग। अब पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में जब भी बात हो रही होगी तो आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम,
ठीक है, मुझे रेलेवेंट लगा, मुझे उस टॉपिक से, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ लिखा, तो मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो मेरा नॉलेज था उसको इस टॉपिक में ऐड करने की कोशिश की कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप किया गया है, ठीक है, उसमें एनोनिमस और अनलिमिटेड डोनेशंस का वो था, प्रोविजन था, और जिसका फायदा रूलिंग पार्टीज उठाई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटाइए इसे, ये एनोनिमस वाला सिस्टम तो नहीं चलेगा। एक तरफ हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, एक तरफ हम एनोनिमस फंडिंग, दैट टू इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें, तो ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटाइए इसे, तो मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मेंशन कर दिया। फिर उसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखो कुछ कुछ पॉइंट होते हैं ना जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू अदर पॉइंट, एंड वन ऑफ दैट पॉइंट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन बहुत बड़ा इशू है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि कोई साउथ के एमएलए या एमपी थे जिनका बहुत सारा, इसमें शायद बहुत ज्यादा नंबर में सेक्स वीडियो से अलग अलग औरतों के साथ, और वो वायरल हुए थे। ठीक है, तो आप वो चीज भी लिख सकते हो, आप अपना ऐसे स्टार्ट ही उनसे कर सकते हो कि अगर इस तरह के लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं तो मतलब नीड है ना, रिफॉर्म की जरूरत है ना। तो इस तरह से जब भी मैं बोलती हूँ कि आप कोई रीसेंट इवेंट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई एनेक्डोट में कोई रियल स्टोरी डाल सकते हो, आप ऐसे स्टोरीज डाल सकते हो। ठीक है, कि हमें अपने नॉर्म्स को चेंज करना होगा ताकि इस तरह के लोग एटलीस्ट पावर में ना आए। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया। इसमें मैंने एक और डेटा दिया कि 46% ऑफ एमपी 2024 में जो थे उनका सीरियस ऑफेंस था। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग में डिले, ठीक है, इन्फोर्सेबल डिस्क्वालिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, एक नेता दूसरे नेता का ही दोस्त हो रहता है। ठीक है, चाहे वो पार्टी सेम रहे चाहे वो पार्टी अलग रहे, उनका नेक्सस हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये क्रिमिनल नेक्सस जो है इसमें सबको पता है कि कौन कहाँ कितने कीचड़ में, कौन कितना गंदा काम कर चुका है, बट दे आर इन सच अ स्ट्रॉन्ग नेक्सस कि दोनों में से कोई एक दूसरे को अपोज नहीं करना चाहेगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे एक दूसरे को, पब्लिक में कंडेम करेंगे, बट कभी भी देखोगे कि सीरियस एक्शन नहीं लिया जा रहा। हार्डली बहुत कम नेताओं के अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जा रहा है। नेक्सस, दिस नेक्सस, एंड यू हैव टू मेंशन अबाउट दैट नेक्सस। उसके बाद बाकी मैंने मेजर इश्यूज जैसे ईवीएम, वीवीपैट, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओनली 5 वीवीपैट स्लिप्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आर काउंटेड, रेजिंग द क्वेश्चन ऑन वेरिफिकेशन। ठीक है, अब आप सब जगह वीवीपैट डाल रहे हो कि ईवीएम जो है, ईवीएम बहुत ही सिक्योर्ड है क्योंकि उसके साथ वीवीपैट जुड़ा हुआ, वीवीपैट जुड़ा हुआ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बस 5 वीवीपैट कलेक्ट करो सैंपल जैसा, तो उसमें क्या ही बताएगा वो। ये भी एक रीजन है रिफॉर्म लाने का। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स आर ऑफन इनएक्यूरेट, ठीक है, फेक एंड डुप्लीकेट एंट्रीज डिस्पाइट लिंकिंग विथ आधार एंड एरोनेट, लास्ट माइल वेरिफिकेशन रिमेन्स वीक। तो ये सारे मैंने चैलेंजेस, ये सारे मैंने नीड पे एम्फेसिस डाला। अब मैं एक पैराग्राफ डेडिकेट करूंगी किस पे, स्कोप पे। अब ऐसा हो सकता है कि आपको नीड के बारे में ज्यादा पता हो तो आप नीड के बारे में ज्यादा लिखो, आपको स्कोप के बारे में ज्यादा पता हो तो आप स्कोप के बारे में ज्यादा लिखो। मैंने क्या किया कि मैंने नीड या चैलेंजेस पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस डाला, बिकॉज चैलेंजेस एक्चुअली में बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीजन है जिसका वजह से हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म करना होगा। और जब हम उसके स्कोप के बारे में बात करते, जब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते, तो कंपेरेटिवली उतना दिमाग में मेरे नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया है कि एक पैराग्राफ में मैंने मल्टीपल सॉल्यूशंस को दिया है कि फोकस ऑन स्टेट फंडिंग, मैंडेटरी इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, वीवीपैट वेरिफिकेशन को एक्सपैंड करना, स्ट्रिक्टर एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट। ठीक है, ताकि जो ये पार्टीज रहती है जो रिलीजन के कंटेक्स्ट में और बाकी लालच देके अगर वोट बैंक अपना कलेक्ट करिए तो उसे हम अवॉइड कर सके। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट के अंदर लाना चाहिए ताकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो सके, हमें पता चल सके कि हम जिस लीडर को चुन रहे हैं, हम जिस पॉलिटिकल पार्टीज को चुन रहे हैं, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट में किस तरह का, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा है, क्या सीन है, कौन फंडिंग कर रहा है, ये सब हमें पता चल सके ताकि हम डिसीजन उस हिसाब से एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने अलग अलग डायमेंशंस ऑफ एस्से को मैंने कवर किया है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैंने नीट के बारे में बात करी कि क्यों चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो उसके साथ साथ मुझे ये भी एम्फसाइज करना होगा कि चैलेंजेस क्या है, समझ में। तो कभी कभी आप जैसे बहुत सारे एस्से में देखोगे कि अगर कॉजेज है तो कॉजेज के साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखना होगा, अगर पॉजिटिव साइड लिख रहे हो तो उसके साथ नेगेटिव साइड भी लिखना होगा। तो ऐसे आप देखोगे कि 2 पैराग्राफ तो ऐसे ही कवर हो गया ना। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि 6 पैराग्राफ लिखिए एस्से में, पर पेज 2 पैराग्राफ लिखिए और हर पैराग्राफ में अलग अलग डायमेंशन को लिखिए। अब
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों अलग अलग हो गए, तो बीच में आपको बस 4 ही डायमेंशन लिखना है, 4 ही पैराग्राफ लिखना है, या 5 एटमैक्स आप लिख सकते हैं, बट ट्राई टू राइट कंसाइजली, सिर्फ टू द कंटेक्स्ट कीवर्ड पे एम्फेसिस कीजिए और आंसर लिखिए। अब लास्टली आएंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड जोड़ा है अल्टीमेटली। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो नॉट जस्ट अबाउट लीगल चेंजेस बट पब्लिक ट्रस्ट को रीइंफोर्स करने के लिए भी है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल सिस्टम, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव। सी द कीवर्ड्स इलेक्टोरल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इंक्लूसिव, ठीक है। इस तरह के जब आप कीवर्ड्स लिखोगे ना तब आपका वेटेज, आपका आंसर जो है वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। तो आप ये देखना कि कभी कभी ऐसा होगा कि शायद मैंने कंटेंट कम लिखा है बट मैंने एम्फेसिस डाला आर्टिकुलेशन पे, मैंने एम्फेसिस डाला कीवर्ड्स पे। मैंने, अगर मुझे कोई भी न्यूज रिसेंट में याद है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वो शायद कर्नाटक के या आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस जहाँ के वो एमएलए एमपी थे, तो जब मैंने उस तरह के एग्जाम्पल बताया, आपको वैसे ही अपना दिमाग को ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आपको वैसे वैसे एग्जाम्पल, वैसे वैसे डेटा आपको याद रहे और आप अपने आंसर में प्रेजेंट करके मल्टीपल डायमेंशन कवर करके एक प्रॉपर ऐसे लिख सको। ठीक है, थैंक यू सो मच।